इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीबीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स की। मैं जानता हूं कि आने वाला पेपर आपका 5 मई को है, 5th ऑफ मई, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा डेफिनेटली। आपने मैथमेटिक्स का पेपर अगर अच्छे से दे दिया तो आपको 11th में पीसीएम लेने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने करियर को अच्छे से शेप दे सकते हैं। लेकिन करियर को शेप देने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? वो होता है आपके मार्क्स। आपके मार्क्स मैथमेटिक्स में अच्छे से आने चाहिए, इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे आने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक डिसाइडिंग फैक्टर है जिसके कारण आपको आने वाले सब्जेक्ट्स में, आने वाले क्लासेस में प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना होती है। तो उसमें मार्क्स कैसे लाया जाए? अब तक आपने पूरे साल सारे चैप्टर्स का रिवीजन करा होगा। टर्म 1 एग्जामिनेशन में आपका आधा कोर्स हो चुका था, आधा कोर्स आपका आ रहा है टर्म 2 एग्जामिनेशन में। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर यह है कि टर्म 1 जहां ऑब्जेक्टिव था, टर्म 2 यहाँ पर सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने का सही तरीका अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखकर भी बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं अर्न कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, और ये सवाल जो यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक ऐसे ही सवाल और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और यहाँ पर मैं कवर करने जा रहा हूँ पहले 2 चैप्टर्स जो कि होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट बातें नोट कर सके, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आता है तो आपके पास पूरी चॉइस होती है कि आप वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके देख ले, ताकि मन में कैसा भी कोई भी छोटा सा भी डाउट नहीं रहे। देश भर के सभी बच्चों को मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी होती है। जब आप अच्छे से लिखते हैं, स्टेप्स प्रॉपर लिखते हैं, तो एग्जामिनर को, कॉपी चेकिंग मेंबर को मार्क्स देने में दिक्कतें नहीं होती है। तो वो सारी भी बातें मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, रादर एग्जाम को फेस करने का करेज आपके पास होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि इस चैप्टर में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, नंबर 1। नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है और किस तरह हम ये चेक कर सकते हैं कि उनका नेचर कैसा है ना, नेचर ऑफ रूट्स पर। जहां तक बात है सॉल्यूशन की, तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से भी, लेकिन ज्यादातर सीबीएसई फोकस करने वाली है नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट्स की 3 कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, फटाफट से नोट करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है b² - 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दूसरा, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है तो हम क्या कहते हैं, द रूट्स आर रियल बट इक्वल। और b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, अब समझिए कि इस क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है। क्वेश्चन ये कहता है, if the roots of the equation b - x² + c - a * x + a - 0 are equal, then prove that 2b = a + c। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हो क्या। देखो क्या होता गया बच्चों, उसमें ऑलरेडी abc स्मॉल पार्ट में, लेकिन मानिए यू हैव टू कंपेयर इट। देखिए, let ax² + bx + c = 0, then as per the question। आप देखिए मैं यहाँ पर जो भी स्टेप आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास होगी b - c, कैपिटल B की हमारे पास वैल्यू होगी c - a, और कैपिटल C की वैल्यू हमारे पास होगी a - b। नाउ हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac = 0। ठीक है, और ये कंडीशन किसके लिए होती है, इक्वल रूट्स के लिए। तो हमने कहा फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, ये मेंशन करना बहुत ही जरूरी है कि आपने
ये स्टेप लिखी क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में हर स्टेप का अपना एक रीजन होता है और हर रीजन पर हाफ मार्क जो है वो डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट जस्टिफाई कर दिया। अब हम इनकी वैल्यूज जब पुटअप करेंगे तो b की वैल्यू मेरे पास है c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a, है ना। चलिए a मुझे कैपिटल लेना है। अब 4a मतलब b माइनस c और फिर c की वैल्यू है a माइनस b और ये कंपोनेंट आपके पास 0 है। इससे फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो c माइनस a का होल स्क्वायर अगर आपने ओपन किया बच्चों तो c स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, माइनस 4 और इसका ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलता है माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस ए सी और प्लस बी सी, ठीक है, इक्वल टू 0। फर्दर अगर आप देखोगे कि अगर आपने माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4b स्क्वायर आने वाला है माइनस 4ab आने वाला है, ओके, प्लस 4ac आने वाला है और माइनस 4bc इक्वल टू 0। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब इस बड़े से एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ हमारे पास खास बात निकल कर आती है। वो खास बात क्या है? देखिए, गिवन एक्सप्रेशन में जब आप ये देखते हैं कि कुछ लाइक टर्म्स है ना, तो लाइक टर्म्स हमारे पास क्या है? देखिए सी स्क्वायर, ये जो माइनस 2ac इसे मैं बाद में रखता हूँ। मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन सी टर्म्स है ना, मेरे पास सी स्क्वायर है, मेरे पास प्लस 4b स्क्वायर है, ओके, और मेरे पास एक क्वांटिटी यहाँ पर मैं मिस कर गया। देखिए यहाँ पर मेरे पास a स्क्वायर जनरेट होगा। आई जस्ट रीराइट इट वंस अगेन कि c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, है ना, तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर आ गया। इसके अलावा माइनस 2ac प्लस 4ac मिलके क्या बन गया? ये प्लस 2ac हो गया और बाकी सारे टर्म जो है वो मैंने एज इट इज लिखी। अब आप देखेंगे कि ये 3 परफेक्ट स्क्वायर है। आपके पास क्लास 9 का एक ट्रिकी फॉर्मूला है। डू यू रिमेंबर दैट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है। वो माइनस साइन जो है बेसिकली वो किन के साथ आ रही है? वो माइनस साइन आ रही है स्पेशली, देखिए, जहाँ पर a अलोन है या c अलोन है। लेकिन जब a और c दोनों आते तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब क्या कि ये क्वांटिटी c का होल स्क्वायर है, ये 2b का होल स्क्वायर है, ये a का होल स्क्वायर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस a इंटू माइनस c जनरेट हुआ है। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई बात करें तो ये जो 2 मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ये मैंने रखा माइनस a, ठीक है, और b की जगह मैंने क्या रखा, है ना। ये मैं क्वांटिटियां रख रहा हूँ कि मैंने नेगेटिव लिया और मैंने ऐसा लिया। देखो आप, ये मेरा 2b है, 2 इंटू 4 2 टू द 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आपने अरेंज किया तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई मुझे करना होगा 2b से और माइनस c से। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब क्या कि ये बन चुका है बहुत ही बढ़िया 2b माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और जैसे ही किसी परफेक्ट क्वांटिटी का होल स्क्वायर 0 आता है तो आप क्या लिखते हैं? अरे वो क्वांटिटी ही 0 होगी। इसका मतलब 2b माइनस a माइनस c इक्वल टू 0। दैट मीन्स दैट 2b इक्वल टू a प्लस c, और ये था आपको प्रूव करना, हेंस प्रूव। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स पर फोकस करके दिया हुआ है कि अगर रूट्स इक्वल है तो आपको एक कंडीशन प्रूव करनी है। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप बस प्रॉपर कांस्टेंट्स की वैल्यू ले लीजिए, a b c जो भी जनरेट हो रहे हैं, और फिर कंडीशन आपके पास ये तीनों है, इसमें से जो भी यूज करनी हो वो यूज करेंगे और देन यू कैन पुट इनटू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन और आपके पास आंसर। तो ऐसा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको सीबीएसई पूछेगी। आइए देखते हैं जीरोस पर बेस अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आई वुड से कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जीरोस की आपसी रिलेशनशिप दी है। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस पर लगातार पिछले 10 वर्षों से फोकस करते आ रही है। वो देखना चाहती है कि क्या बच्चों को कॉर्डिक इक्वेशन के जीरोस का रिलेशन एबीसी से पता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the roots of the equation a plus 1 x square plus 2x plus 3a plus 7 are reciprocal of each other। अब आपको ये तो पता ही है बच्चों कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्योंकि वो जमी हुई है। सेकंड थिंग आप देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, क्या x का कोई और फैक्टर तो नहीं है, नहीं है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट c हमारे पास होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो हमें शुरू कैसे करना है। लेट द टू रूट्स आर,
लेट द टू रूट्स आर, जहां अल्फा और बीटा हम लेते थे तो अब हमें लेना है अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा। तो आपके पास अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा आ गया। अब आपके पास दो रिलेशन है, एक तो ये कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ठीक है, और एक आपके पास है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब उस अल्फा इंटू बीटा का इफेक्ट देखो, अगर मैंने लिखा अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है तो मेरा बीटा जो है वो तो 1 बाय अल्फा है, isn't it? और इक्वेशन के हिसाब से c की वैल्यू मेरे पास है 3a + 7, है ना बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके abc की वैल्यू का यूज कर रहा हूं, और a जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² वो मेरे पास है a + 1। अब मुझे एक बात देखिए, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो a + 1 = 3a + 7, ठीक है। अब हम 1 - 7 कर दे तो -6 जनरेट होगा, वो 2a जनरेट होगा, और 2 जब डिवाइड करेगा 6 को तो अपने पास a की वैल्यू आ गई -3। आखिरी में therefore a = -3 लिखना मत भूलिए। दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी कैलकुलेट करके कॉन्सेप्ट ढंग से लिखकर और वैल्यू को पुट अप करनी है। इस बात का ध्यान रखिए कि सीबीएसई स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेस के मार्क्स तभी देता है जब उसमें करेक्ट वैल्यू पुट अप करी जाए। अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ फॉर्मूले सही लिख देंगे, भले गलत वैल्यू रखोगे तो भी मार्क्स तो मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने 2015 में ये रूल दे दिया था कि अब हम केवल फॉर्मूले पर बेस मार्क्स नहीं देंगे जब तक स्टूडेंट्स उस फॉर्मूले में रिक्वायर्ड पैरामीटर्स की सही वैल्यू पुट अप नहीं करते, तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं ऐसा ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलिए, ये है थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें खास कंडीशन दी है। हमें ये दिया कि अल्फा और बीटा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जीरोस है, रूट्स है, और हमें एक स्ट्रक्चर की वैल्यू निकालनी है। यकीन मानिए स्पेशली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स है जिनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। इसे पैरामीट्रिक फॉर्म्स बोलते हैं दोस्तों। होता क्या है कि ऐसे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में, क्योंकि हमें केवल दो ही वैल्यू पता है अल्फा और बीटा का रिलेशन को लेकर, एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और एक अल्फा बीटा सी बाय ए। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ये लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, आपने पहले उससे जस्टिफाई करा कि वो इक्वेशन हमें क्या दी है। शुरुआत यहाँ से करेंगे, विच एम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 7 है। याद रखिए अगर माइनस साइन यहाँ पर कहीं भी आई तो आपको ए बी सी में वो माइनस साइन भी लेनी है। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अगर ये -3x होता, ऐसा मत करना हमारा एग्जामिनेशन में आप भूल जाओ, यहाँ अगर -3x होता तो मैं कोफिशिएंट में भी -3 ही लेता, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन क्या दी है, आपको पता लगाना है 1/अल्फा एंड 1/बीटा इसकी वैल्यू। जब आप एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, इजंट इट। बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से, अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ ओ, इसका मतलब न्यूमरेटर में आ गया अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया अल्फा बीटा। इन दोनों की कंडीशन क्या होती है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। ओके, दोनों के ही डिनोमिनेटर में a है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब -b/c उसका आंसर होगा, लेकिन -b की वैल्यू क्या है 3, तो आपको लिखना है -3, और c की वैल्यू क्या दी आपके पास 7। तो ये देखिए -3/7 ये है हमारे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। इसके अलावा भी कोई भी स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करेंगे, चाहे एलसीएम लेकर करें, चाहे परफेक्ट स्क्वायर दिया तो वो करें, फाइनली कैसे भी करके आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में रिलेशन मिलेगा। यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो आपको अच्छे से पता ही है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, लिख लीजिए √अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। जी हाँ, ये
वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया है, जैसा मैंने यहाँ पर समझाया, उसमें दे दिया 1/β माइनस 1/α। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा आएगा और अपॉन अल्फा बीटा आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये एज ए ट्रिक आपको मैं दे रहा हूँ और टिप्स के फॉर्म में आप इसे नोट कर लेंगे स्पेशली अपनी कॉपी में, ताकि एग्जामिनेशन में ऐसा कोई रिलेशन आया तो आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एम्फेसाइज तो डेफिनेटली रूट्स पर ही किया गया है, लेकिन एक अननोन कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है। सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में तक ऐसे क्वेश्चन को दिया है, इसका मतलब सीबीएसई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगी ही डेफिनेटली। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अगेन मैं कहूंगा कि आप गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि आप जब कंपेयर करें तो आप प्लस माइनस साइन का बहुत ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a तो वो आपके पास कितना है 2, b की वैल्यू में बात करूं तो वो है -k और c की में बात करूं तो वो है k, और कंडीशन दी हैज इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है और ये डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, इसकी वैल्यू 0 है। जब आपने ये तमाम वैल्यू रखी तो b कहता है कि मैं -k हूँ, ठीक है, और -4 टाइम्स ऑफ a दैट मीन्स 2 और c दैट मीन्स k इक्वल टू 0। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल रहा है, k² - 8k इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं एक बार ध्यान रखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, इस -8k को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और k से k कैंसिल कर देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि देखिए फाइंड द वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब होता है एक से ज्यादा भी हो सकती है, और आप जब k की वैल्यू कॉमन लेंगे, देखिए k कॉमन लिया तो ये देखिए दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0, और दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आ सकता है जब पहला फैक्टर 0 हो या दूसरा फैक्टर 0 हो। तो देखिए एक तो वैल्यू अपने पास आ चुकी है और इसे कंपेयर करेंगे, देखिए तो अपने पास एक और वैल्यू आई। इसका मतलब 0 और 8 ये दोनों ही k की पॉसिबल वैल्यूज है। याद रखें, इक्वेशन के रूट्स में रिलेशन इक्वल दिया है, और अगर इक्वल रूट से मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास होगी 0, और फिर आप उस कंडीशन में रखेंगे तो आपके पास k की दो वैल्यूज जनरेट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको देने जा रहा हूं, मैं वो क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, मतलब अब आपको खुद को सॉल्व करना होगा, ट्राई करना होगा, और फिर ये चैप्टर हमारा यहाँ पर हो जाएगा फिनिश। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बहुत काम आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन की। चलिए देखते हैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन कौन सा है। चलिए ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² - 2 √5 px + 15 = 0 has 2 equal roots, then find the value of p। ये क्वेश्चन में भी आपको कंडीशन वही लगानी है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाई। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट मींस b² - 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। abc की वैल्यू ढंग से कंपेयर करके निकालिए, और फिर इसमें एक ही अननोन वेरिएबल आपके पास रहेगा p, वो निकल जाएगा। मैं देखना चाहूंगा कि आपकी p की वैल्यूज क्या आई है, तो आप प्लीज अपने जो भी आंसर आ रहे हैं p के वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि आपने सही कॉन्सेप्ट सीखा या नहीं। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो आप कर पाओगे कि नहीं। तो यहाँ तक हमने बात करी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगला चैप्टर हम लेने वाले हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं अगला चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूं देखा जाए तो आपके पास दो ही फैंटास्टिक सिंपल फॉर्मूलास है। पहला जनरल टर्म फॉर्मूला an = a + n - 1 * d, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जिसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स है। पहला जब आपको लास्ट टर्म पता होती है तो n/2 * a + n, वेयर l इज द लास्ट टर्म, उस लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं। या अगर लास्ट टर्म नहीं पता हो तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को ये दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन रहता है। अगर सम पूछा है तो टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, टर्म पूछा है तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क और 1 मार्क कैटेगरी में जनरली सीबीएसई ने
तकरीबन पिछले 15 वर्षों में 10 से 12 बार पूछा है। सीबीएसई केवल ये जानना चाहती है कि स्टूडेंट्स को ये समझता है कि नहीं कि किसी एपी की 3 कंटिन्यूअस टर्म्स का क्या फायदा है। देखिए यहाँ लिखा है इफ दीज 3 टर्म्स आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर हम एपी की बात करते हैं तो हमारी एपी जनरली होती है ऐसी, जो आपने बुक्स में पढ़ी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको बताना चाहते हैं। ट्रिक ये कहती है कि अगर आपके पास ए बी सी 3 नंबर एपी में होंगे तो सीधे देखिए डबल ऑफ मिडिल नंबर विल बी सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस टर्म्स में सेम होते, इक्वल होते। तो जब आपने b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी करा तो माइनस भी लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो बन गया b प्लस बी टू बी और माइनस या राइट हैंड साइड गया बना c प्लस ए। ये ट्रिक अगर आप यूज करेंगे, अब आपके पास 3 नंबर है एपी में है तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि a की वैल्यू जो है वो x प्लस 1 होगी, b की वैल्यू जो है वो 3x होगी और c की वैल्यू जो है वो 4x प्लस 2 होगी। और अगर वो एपी में है तो विच एम्प्लाइज दैट डबल ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो आपने क्या करा, मिडिल टर्म के डबल को करके फर्स्ट और लास्ट में ऐड कर दिया क्योंकि गिवन कंडीशन थी कि ये एपी में है। अब मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई सिंपली करा तो 2 3 हो गया 6x, यहाँ पर x प्लस 1 मेरे पास हो गया 5x और 2 प्लस 1 हो गया 3। तो मैं कह सकता हूँ कि 6x माइनस 5x, यहाँ पर 5x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जंप करेगा तो 6x माइनस 5x आपके पास बचा केवल x। ये आ गई x की वैल्यू जो कि रिक्वायर्ड है ना। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। तो जब भी आपके पास 3 टर्म एपी में होती है तो आप बजाय a प्लस डी a प्लस 2d लेने के सिर्फ a b से 3 टर्म लेंगे और इसकी लॉजिक है, इसकी जो ट्रिक है वो कहता है कि डबल ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। दोस्तों ये फॉर्मूला सीधे आप एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं, आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट आपकी कॉपी बाकी बच्चों की कॉपी से थोड़ी सी अलग होगी, ढंग से लिखा हुआ होगा तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे, है ना। चलिए देखते हैं इसी चैप्टर का अगला इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको अब ये कराने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। आपको तो पता ही है कि आपने या तो बेसिक चूज किया होगा या स्टैंडर्ड। इन दोनों ही पेपर का कोई ज्यादातर डिफरेंसेस नहीं है, क्वेश्चन सेम भी आ सकते हैं, बस इतना फर्क याद रखिए कि स्टैंडर्ड के पेपर में जहां 15% हॉट क्वेश्चन आएंगे वही बेसिक मैथमेटिक्स में मुश्किल से 5 to 6% से हॉट क्वेश्चन होंगे, मतलब उसका जो लेवल है थोड़ा सा लोअर रखा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 72 70 68 is 40। मतलब हमें ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में 40 40 आएगा या नहीं। क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है। आप देखेंगे 72 then 17 then 68 मतलब 2 से कम हो रहा है ना। तो चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है, दैट इज श्योर। तो आपने ऐसे लिखा कि गिवन सीक्वेंस जो है हमारे पास है 72 70 68 एंड सो ऑन, जिसकी फर्स्ट टर्म मेरे पास 72 है। कॉमन डिफरेंस यू तो मुझे -2 दिख रहा है, फिर भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके देखिए, आपके पास एग्जैक्ट दिखे वैल्यू आएगी, तो जो प्लस माइनस के एरर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। अब आपको nth टर्म देखिए, हमें ये गिवन दिया है कि nth टर्म उसकी 40 है मान के चलिए, या लेट इनफैक्ट नॉट गिवन, लेट अगर ये है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 40 40 और a की वैल्यू कितनी है 72 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है वो -2 है। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे -2 का तो -2 × n -2n हो जाएगा और +2 जनरेट होगा। जी हाँ दोस्तों, आप 72 में 2 अगर ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो 74 -2n बनेगा। जल्दबाजी मत करिए, मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में ट्रांसफर करते हैं, फिर वो गलत हो जाता है, नेगेटिव आंसर आ जाते हैं। यहाँ पर जब आपका 74 वहाँ जाकर 40 में से माइनस होगा तो आपके पास -34 बचेगा। और फिर n की वैल्यू निकालते समय ध्यान रखिए, जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो ये -2 नीचे जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होके 2 1 जा 2 2 17 जा और ये आ गई 17 वैल्यू। लेकिन क्या इतना लिखने पर मार्क्स मिलेंगे? नहीं,
आपके हाफ मार्क अभी भी सीबीएसई डिडक्ट करेगा। वो क्यों? आपका तो आंसर सही आ चुका है। बस ये ध्यान रखिए कि आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर 17th टर्म विल बी 4040। ये डिक्लेरेशन सेंटेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर सीबीएसई चाहे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेमिंग चेंज कर सकती है। वो ये पूछ सकती है कि 40 इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आता है या नहीं। प्रोसेस तो यही करनी है, यही करके आपको जो n की वैल्यू मिलती है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर में मिले, मतलब नेचुरल नंबर मिले, तो ही वो एपी में है। क्योंकि अगर ये नेगेटिव नंबर आ गया, n की वैल्यू माइनस में आ गई या फ्रैक्शंस में आ गई, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो काउंटिंग नंबर हो, वो टर्म उसमें हो। तो आप बिंदास लिख सकते हैं देयरफॉर इट डजंट कंटेन्स दिस 40। और अभी तो बढ़िया नेचुरल नंबर आया। और सोचिए यहाँ प्लस माइनस की गलती आप कर देते और आपके पास -17 आ जाता तो क्या होता। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस -2 की शिफ्टिंग करते समय उसे उधर ले जाकर प्लस में कर देते हैं। बिलीव मी, ये मल्टीप्लिकेशन से जा रहा है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन से जब कोई क्वांटिटी ट्रांसफर होती है तो वो अपने साइन के साथ ही जाती है। छोटे छोटे एरर्स आप लोग करते हो और क्वेश्चन अच्छा आने के बावजूद भी सीबीएसई में आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते। तो इन छोटी छोटी घटनाओं का, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए, है ना। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीबीएसई का अनदर फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ये क्वेश्चन फॉल होता है अंडर द कैटेगरी हॉट्स, इसलिए स्टैंडर्ड पेपर में और बेसिक दोनों में दिया जा सकता है। और यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एनटीएससी के फर्स्ट फेज में भी। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म देन शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। इसे ट्रिक भी कह सकते हैं कि अगर 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म है ना इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म, देन 5 प्लस 10 यानी 15th टर्म विल बी व्हाट, वो 0 प्रूव करनी है। तो हम शुरुआत करते समय सॉल्यूशन में ऐसा लिखते हैं, गिवन दैट m टाइम्स द mth टर्म, a टाइम m into am इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। अब जो जनरल टर्म आपका फॉर्मूला है उसमें n की जगह अगर आप m रखेंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर बड़ा जल्दी निकल कर आएगा कि am मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू d, और am की जगह पर आपको रखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर आप m का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल कर आता है। मल्टीप्लिकेशन आप ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे कि हमें अंदर के सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस m को ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ तो m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, और वहाँ पर d n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। अब आप देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a और d के दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा। ये जो m a है और ये जो n a है, आप देखेंगे कि m a माइनस n a जनरेट होगा। इसके अलावा हमारे पास जो फैक्टर है प्लस, ये m स्क्वायर माइनस n, और ये क्वांटिटी वहां जाकर माइनस होगी। जब बच्चों ये क्वांटिटी माइनस होगी तो माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करना पड़ेगा, तो ये माइनस n स्क्वायर बनेगा और आपके पास प्लस n बनेगा, और ये देखिए d, और इक्वल टू क्या बचा 0। अब मजे की बात ये है कि जब पहली टर्म में से आप कॉमन लेते हैं a तो उसमें m माइनस n जनरेट होगा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली ये करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को साथ में रखिए, और इस माइनस n और प्लस n में से माइनस n कॉमन लीजिए। फिर समझिए क्या करा मैंने, ये माइनस n है, इसके पास माइनस n ऑलरेडी है, ये प्लस n है। अरे प्लस का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस, दो माइनस में से अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूं तो बचा एक माइनस। अब इसका फायदा क्या देखिए आप, ये डी चल रहा है आपके पास, जहां m माइनस n a के साथ है वहीं इस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं दोस्तों, m प्लस n और m माइनस n, और यहाँ पर भी m माइनस n ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या कि m माइनस n यहाँ से और यहाँ से ओवरऑल कॉमन लाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर m माइनस n ओवरऑल कॉमन आ जाए तो पास बचेगा क्या, a के साथ का कंपोनेंट गया, इसके पास बचा m प्लस n माइनस 1 और d, और ये देखिए इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, या तो ये 0 होगा या वो 0 होगा। अब अगर मैं m माइनस n 0 लेता हूँ तो ये संभव नहीं है, क्योंकि m और n बराबर नहीं है, अलग अलग टर्म्स है। इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। दोस्तों आपको नहीं लगता है कि ये बिल्कुल सही फॉर्मूला मैच हो रहा है जनरल टर्म फॉर्मूले से, जहाँ a की जगह a है, m प्लस n की जगह पर है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो सीधी भाषा में m प्लस n एक टर्म है और इसकी वैल्यू आ गई है 0 और ये हो गया हमारा ट्रू। अंडरस्टूड। गिवन इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से आपने देखा कि m टाइम्स mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। अगर ये m और n इक्वल होते तो पहले ही कैंसिल हो जाते बच्चों, a भी कैंसिल हो जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर्स थे, इसलिए उन्होंने ऐसा दिया है। आपने ब्रैकेट ओपन किया, लेफ्ट हैंड साइड आया। यहाँ पर इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस ये है, क्यों ये हॉट कैटेगरी में आता है, यहाँ पर आइडेंटिटी का स्मार्ट यूज करना पड़ता है ताकि m माइनस n कॉमन दिया जा सके और फिर आंसर तक पहुंचा जा सके। ऐसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हॉट कैटेगरी का है जो सीबीएसई का अनदर फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए क्विकली देखते हैं अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ये पहले से रेडी करके रखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी। इस क्वेश्चन में भी ये देखिए आप, mth term of an AP is 1 upon n and nth term is 1 upon m, then show that mnth term is 1, मतलब उन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है आपको। इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बेहतर यूज आपको देखने को मिलेगा। देखिए mth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो कितना लिखा मैंने 1/n, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो होता है 1/n। इन दोनों इक्वेशन को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करा तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, साइन बदल जाती है, इजंट इट, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो m माइनस 1 में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस n बचेगा, 1/n माइनस 1/n। एलसीएम लेने पर इसके पास भी m माइनस n ओवर mn आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर d की वैल्यू 1/n। समझ में आया? ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर आप रखेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 1/mn है। ये a और d आ गए, जिसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही। अब क्या करना है, उसकी mnth टर्म के बारे में बात कर रहा है वो, तो n की जगह पे mn रखा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a और d की वैल्यू रखी 1/mn। जब 1/mn मल्टीप्लाई करा तो mn से mn कैंसिल, यानी वो बचा केवल 1, और 1/mn से 1/mn माइनस वाला कैंसिल, आपके पास रिजल्ट आया 1। तो ये हो गया इजीली प्रूव कि mth टर्म होती है 1। तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये दोनों ही हॉट कैटेगरी के हैं। सीबीएसई ये देखना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लीनियर इक्वेशन चैप्टर भूल गए, भले वो टर्म 1 में तो था, तो क्या करें, फिर भी उसके बेस्ड क्वेश्चंस, उस पर आधारित क्वेश्चंस आपको टर्म 2 में मिलेंगे। पूरा मैथमेटिक्स ऐसा ही है, हर चैप्टर के आपस में लिंक नहीं होती। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, और उसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूँ, उसे भी ध्यान से आप देखिए और नोट करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करी जा रही है। ऐसा क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है तो स्टूडेंट्स गलतियां करते ही है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी बात छुपी है। यहाँ पर दिया है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 4n² - 3n, फाइंड इट्स nth टर्म। अब देखिए जब हम सम की बात करते हैं, nth टर्म के सम की बात करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आपको दिया है 4n² - 3n, मतलब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखने से आपको 1 टर्म्स के सम मिलेगा, 2 रखने से 2 अलग अलग टर्म का सम मिलेगा, 3 रखने से 3 अलग अलग टर्म का सम मिलेगा। मतलब n की वैल्यूज हमें इसलिए काम आती है कि नंबर ऑफ टर्म्स का सम डायरेक्टली निकाल सके। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें s n की जगह 1 रखता हूं 1, तो 1 रखने से क्या होगा 4 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 है ना। जब आपने सॉल्व किया तो 4 × 1 - 3 मतलब 4 - 3 1 वैल्यू। अब ये जो 1 वैल्यू मतलब क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म का सम मतलब वो फर्स्ट टर्म खुद ही होती है। अरे किसी एपी की पहली टर्म को किसी से जोड़ा ही नहीं, जब आपने ऐड ही नहीं करा तो वो फर्स्ट टर्म का सम ही कहलाएगा, और जी हाँ उसे कहते हैं ए। अब यहाँ पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टर्निंग पॉइंट जो इस क्वेश्चन का ये है कि जब आप s2 रखते हैं ना तो ये 2 टर्म्स का सम है, तो 2 जब आपने रखा तो 4 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2
दोस्तों दो टर्म्स मतलब a और a प्लस डी का जोड़ेंगे, दैट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स। लेकिन ये क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 माइनस 6 इक्वल टू 2a प्लस डी, ये हो गया 10 और 2a, a की वैल्यू आपके पास 1 है मतलब 2 इंटू 1 प्लस डी। तो दोस्तों d की जो वैल्यू निकल कर आई ना 10 माइनस 2 यानी 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ी गलती कर देते हैं कि वो दो टर्म्स के सम का फॉर्मूला गलत लगाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सेकंड टर्म आएगी, वो a प्लस डी की बजाय सिर्फ a प्लस डी ले लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपके पास a और d की वैल्यू आ चुकी है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, वो nth टर्म पूछ रहा है। दोस्तों nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको कहीं भी उसने नंबर टर्म तो पता ही नहीं है, ठीक है। हम a की वैल्यू 1 रख देते हैं, d की जगह पर हम 8 रख देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस 8n माइनस 8 और 8n 1 में से 8 माइनस करो तो माइनस 7। ये बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला निकल कर आया वो है आपका nth टर्म का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को वाइस वर्सा रिवर्स देखते हैं। कभी कभी सीबीएसई क्या करती है, जनरल टर्म देती है और सम पूछती है। अगर ये दिया हुआ है तो जब आप 1 2 रखेंगे, याद रखिए अगर इसमें आपने n की जगह 1 रखा तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 रखा तो सेकंड टर्म यानी सिर्फ a प्लस डी मिलेगी, है ना। फर्क समझ में आया। n टर्म्स के सम में a प्लस डी आएगा 2 की जगह, और जब यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो आपके पास सिंपल a प्लस डी आने वाला है, सेकंड टर्म आएगी। इसका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सीबीएसई ये क्वेश्चन आपको पूछेगी ही पूछेगी, दावे से कह सकता हूं मैं, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि आप इसमें गलतियां करोगे ही, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद में मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखेंगे और एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे, है ना। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं, जो कि थोड़ा सा आपकी बुक के दिए हुए कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड जा रहा है, लेकिन एनसेट एग्जाम्पलर में उसका प्रेजेंस है, तो वो क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगी ही पूछेगी। देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन ईपी। देखिए पहले हम ये समझते हैं कि जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो क्या गलतियां कर बैठते हैं, क्यों आंसर उनके आते नहीं है, या आते हैं तो गलत आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, फाइंड द एंड द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट। पहले ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स करते क्या है और करना क्या चाहिए, ये दोनों बात समझिए। अगर 3 एंगल है तो बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पहला एंगल a है, दूसरा a प्लस डी है, तीसरा a प्लस 2d है। बड़े से बड़ा एंगल यही हो सकता है, तो आपने कहा कि a प्लस 2d इज ट्वाइस द लीस्ट, सबसे छोटा ये हो सकता है ना। और यहाँ पर a और d में वो कंडीशन लाते हैं। रादर मैं कहता हूँ कि लेट द 3 एंगल्स आर, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, लेट द 3 एंगल्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब फर्क देखिए, यहाँ पर a और d में आपको रिलेशन मिलता है कि 2d इक्वल टू a, और फिर आपको पता है कि तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। वहां से a और d में एक और इक्वेशन मिलेगी, उसे सॉल्व करते रहोगे। यहाँ पर आप ट्रिक देखिए कि अगर 3 एंगल्स है और हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई एंगल सम क्या कहता है कि तीनों एंगल्स का सम वो होना चाहिए 180। और देखिए खूबसूरती, यहाँ पर d से d कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस डी प्लस डी है, तो a प्लस ए कितना हुआ दोस्तों 3a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 180/3, दैट मींस कितना हुआ 3, है ना। तो आपके पास हो गया 3 6 और ये अगर 60, तो a की वैल्यू आपके पास 60 आ गई। अब a 60 आ जाए तो फिर अब आपको क्या निकालना है d, लेकिन कंडीशन क्या दी है, ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट। मतलब हमारे पास जो ग्रेटेस्ट है वो a प्लस डी है ना, और ये ट्वाइस द लीस्ट के मतलब डबल है वो a माइनस डी। तो फिर हमने भी निकाला a प्लस डी 2a माइनस 2d, ये इधर आया तो 3d और वो a इज 3 टाइम्स ऑफ d। लेकिन मानिए यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है वो ये आ रही है, उससे रिलेशन यहाँ पर आ रहा है a इक्वल टू 3d, और जब आपने a की वैल्यू 60 रखी तो आपके पास ये देखिए 60 और आपके पास जो d की वैल्यू d की जो वैल्यू आ गई 20। तो डेफिनेटली a और d जल्दी आ गए कंपेरेबल। अब आपके पास 3 एंगल जो हो गए वो a माइनस यानी 60 में से 20 माइनस करिए तो कितना होगा 40 डिग्री होगा। अगर a की बात करें तो वो 60 होगा,
और अगर वो 60 में 20 ऐड किया जाए तो वो 70 होगा, isn't it? तो ये आपके पास 40, 60 और 70 तीन एंगल्स आ चुके हैं। यहाँ सिलेक्शन ऑफ टर्म की बात करें तो a माइनस डी, a और a प्लस डी अगर आप यूज करते हैं तो आपके आंसर्स क्विकली आएंगे और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। तीसरा जो बड़ा फायदा यहाँ पर होगा वो ये होगा कि आपका मेथोडोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट साबित होगा और सीबीएसई में आपको अच्छे मार्क्स का फायदा देखने को मिलेगा। बिलीव मी, एनसेट एग्जामिनर में 4 सिलेक्शन ऑफ टर्म्स तक की बात भी करी गई है। तो सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स में आपके पास है तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। देखिए आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर प्लस 2d का डिफरेंस जनरेट हो रहा है। तो सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स पर भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। बस ध्यान रखिए, अगर आपको रैंडमली 4 टर्म्स या 3 टर्म्स सिलेक्ट करनी पड़ी तो आप इन ट्रिक्स का फायदा उठाएंगे। और यहाँ पर मैंने आज आपको अभी इस वीडियो में केवल 2 ही चैप्टर्स के बारे में समझाया है, क्वाड्रेटिक और एपी। आप इस चैप्टर के नोट्स बना लीजिए, जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं उनके कॉन्सेप्ट पर जरूर ध्यान दीजिए कि हमने किन कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस सीबीएसई से क्वेश्चन पूछेगी। आने वाले वीडियोस में आपको और नए चैप्टर्स मिलेंगे, उन्हें भी आप देखते रहिए। और आपके जो भी कमेंट्स, आपके जो आंसर्स आए हैं, आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिनका काउंटर रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, आपसे कनेक्टेड रहेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में जहाँ पर मैं आपको नए चैप्टर्स के बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।